किसने कह दिया ये बात कि मौलाना सलमान अजहरी जो है हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं? और किसी ने कहा कि इन्होंने हिंदुओं को ये कहा कि कुत्ता है वो, यानी आज कुत्ते का दौर है, कल मेरा भी दौर आएगा, वगैरह वगैरह। और सदन के अंदर भी कई बार ऐसे अशार लोग पढ़ते देखे गए हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह का थोपा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो उस पर तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। उन्हीं टिप्पणियों में मुफ्ती सलमान अजहरी की भी एक टिप्पणी है ये। और मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका वीडियो है ऑन रिकॉर्ड, जब उन्होंने कहा था कब्रों से निकाल निकाल कर बलात्कार करो। भूल गए लोग? देश में कानून का अगर दो पैमाना होगा तो अविश्वास का वातावरण बनेगा। ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा। किसने कह दिया ये बात कि मौलाना सलमान अजहरी जो है हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं? ये कहाँ से आपने नई बात निकाली? आप भी नौकरी कर रहे हैं क्या चैनलों के अंदर? गोदी मीडिया में आप जॉब कर चुके हैं क्या? ये सवाल बिल्कुल बेतुका है। और ये सवाल करने का मतलब होता है कि पहले से स्क्रिप्ट आपने लिख रखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को हम बदनाम करेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी गुजरात के एक शहर में तकरीर कर रहे थे, और वो तकरीर पहली बार नहीं कर रहे थे, वो पेशेवर मुकर्रिर हैं, लगातार मुल्क के कोने कोने में वो जाते हैं, तकरीर करते हैं, और नौजवानों में काफ़ी वो मकबूल हैं, लोकप्रिय हैं। नौजवान उनकी तकरीर को गौर से सुनते हैं और अच्छे मुकर्रिर हैं, मुबल्लिग हैं। वो तकरीर के दौरान उन्होंने एक शेर पढ़ा। उस शेर का आखिरी जो जुमला था वो ये था कि अभी उसका दौर है और आगे उसका दौर आएगा जिसमें कुत्ते का जिक्र है। वो शेर मुफ्ती सलमान अजहरी का बनाया हुआ शेर नहीं है, वो शेर किसी शायर का बनाया हुआ शेर। और याद रखिए कि मुल्क के अंदर शेर व शायरी का ऐसा माने शौक़ है लोगों में कि सिर्फ मुकर्रिर नहीं, राजनेता भी शेर व शायरी करते हैं, और वो सदन के अंदर भी करते हैं। और सदन के अंदर भी कई बार ऐसे अशार लोग पढ़ते देखे गए हैं, जो अगर कोई ये सोचे कि उसको हम अपने ऊपर फिट करें तो वो उसके खिलाफ समझ में आएगा या उसकी बेइज्जती समझ में आएगी। तो ठीक उसी तरह से इस पर किसी ने मुकदमा किया, और किसी ने कहा कि इन्होंने हिंदुओं को ये कहा कि कुत्ता है वो, यानी आज कुत्ते का दौर है, कल मेरा भी दौर आएगा, वगैरह वगैरह। और सिर्फ इतना सा रजिस्टर्ड एफआईआर करने पर गुजरात एटीएस ने मुंबई से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या, सबसे पहले एक बात सफाई में दे दूं, मुल्क का कोई भी मुकर्रिर हो, मुल्क का कोई भी वक्ता हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, राजनेता हो, उसे अपने संबोधन में, अपनी तकरीर में इन बातों का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल न किया जाए जिससे किसी की दिल जो है किसी का दुखे या किसी के भावनाओं को चोट लगे। यहाँ तक मैं बिल्कुल अपील करता हूँ। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो कुछ कहा उससे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, बल्कि 100 गुना मुफ्ती सलमान अजहरी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी समुदाय, किसी मजहब, किसी बिरादरी, किसी फिरका, किसी कबीला का नाम नहीं लिया, बल्कि जो हालात चल रहे हैं और जिन हालातों का जिक्र सिर्फ मुफ्ती सलमान अजहरी अकेले नहीं कर रहे, महमूद मदनी साहब ने भी किया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जमाते इस्लामी के ओहदेदारों ने भी किया है, और मौलाना तौकीर रजा साहब ने किया है, और सियासी जमातों में ओवैसी साहब ने भी किया। क्या हालात जो हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह का थोपा जा रहा है मुसलमानों के ऊपर, तो उस पर तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। उन्हीं टिप्पणियों में मुफ्ती सलमान अजहरी की भी एक टिप्पणी है ये, उस हालात के तहत। लेकिन जिन लोगों ने खुलेआम सड़कों पर गोली मारो मुल्लों को, पाकिस्तान भेज दो मुल्लों को, इलाका खाली करा दो, दुकान से सामान देना और लेना बंद कर दो, यहां से इस इलाके से निकाल दो, और ना जाने क्या क्या, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिसमें दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा का भी नाम है, केंद्र में मंत्री अनुराग ठाकुर का भी नाम है, भाजपा के बड़बोले नेता कपिल मिश्रा का भी नाम है,
तेजस्वी सूर्या का भी नाम है, गिरिराज सिंह का भी नाम है। और मैं पूछता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनका वीडियो है ऑन रिकॉर्ड, जब उन्होंने कहा था कब्रों से निकाल निकाल कर बलात्कार करो। भूल गए लोग? देश में कानून का अगर दो पैमाना होगा तो अविश्वास का वातावरण बनेगा। देश में अगर कानून का दो नजरिया होगा तो अलगाव का माहौल बनेगा। ये कोई गलत नहीं कहा जा रहा। आप कानून हमेशा एक नजर से सबको देखता है। तमाम भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं और दूसरी धाराएं, कहीं भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। हत्या हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, 302 सब पर लगेगा। हत्या का प्रयास हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, बौद्ध करे, जैन करे, पारसी करे, आस्तिक करे, नास्तिक करे, 307 लगेगा। कोई भेदभाव नहीं कानून बताता है। आप जो भी क्राइम करेंगे उस पर एक ही दफा लागू होगा। अगर मुसलमान है तो ये लगेगा और हिंदू है तो नहीं लगेगा। अगर इस तरह का संदेश अदालतों के जरिए जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रतिक्रियाएं तो आएंगी ही इस तरह की। इस तरह की प्रतिक्रियाएं देश में आने लगी हैं। तो सरकारों को सोचना है, यह हमें नहीं सोचना। हम तो लोगों से कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस देश में न तो हिंदू जाने वाला न मुसलमान जाने वाला। इस देश को कोई खाली करने वाला नहीं है। सब एक दूसरे का पड़ोसी है। हर मुसलमान का पड़ोसी हिंदू है, हर हिंदू का पड़ोसी मुसलमान है। हमारे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामाजिक संबंध, राजनीतिक संबंध और हमारे बहुत गहरे संबंध जो हजारों सालों के संबंध है, इतना आसान नहीं है इसका खत्म होना। पहले ओवैसी और गुलाम सरवर साहब भड़काते थे मुसलमानों को, अब एक और भाईजान पैदा हो गए आपके, सलमान भाईजान। ना ओवैसी साहब भड़काते थे, ना गुलाम सरवर भड़काते थे और ना सलमान अजहरी भड़काते हैं। तकरीर के दौरान मैं तमाम मुकर्रिरों से कहता हूं, आज भी सरकार से सवाल पूछना भड़काना नहीं है। मुल्क के हालात पर तबसरा करना भड़काना नहीं है। मुल्क के हालात पर अपनी राय रखना एक सच्चे शहरी होने का सबूत है। मुल्क के हालात पर अपनी राय रखना और मुल्क के हुक्मरानों को आगाह करना, मुल्क के हुक्मरानों को जगाना, ये एक सच्चे भारतीय का नागरिक कर्तव्य है, संवैधानिक कर्तव्य है, सामाजिक कर्तव्य है। उसका निर्वहन किया जाना चाहिए। आप सोकर नहीं रह सकते। अगर आप सामाजिक हैं तो आपको जाग कर रहना होगा। आप खामोश नहीं रह सकते। अगर आप सामाजिक हैं, आप देश हित में सोचते हैं, आप समाज हित में सोचते हैं, तो आपको बोलना भी पड़ेगा। हाँ, बोलने में संयमित और सुसज्जित रहना है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे यह संदेश जाए कि हम किसी की दिल आजारी नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई हिंदू से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक बंद मुट्ठी की तरह इस देश में दोनों एक पड़ोसी हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सरकार के उन गलत पॉलिसियों के खिलाफ है जिसमें भेदभाव की बू आती है। हमारी लड़ाई उन अदालती फैसलों पर है जिन फैसलों से कहीं ना कहीं लोगों को यह लगता है कि शायद हमारे पक्ष में न्याय नहीं हुआ है। तो तबसरा करने का अधिकार है। किसी ने यह नहीं कहा कि हम अदालत के फैसले को नहीं मानते, लेकिन यह भी आप कहने नहीं देंगे कि जो फैसले हुए हैं वो संतोषजनक नहीं है हमारे लिए। पुलिस स्टेशन के बाहर नारे लग रहे हैं सलमान अजहरी के समर्थन में। ओवैसी के पूर्व विधायक मिलने जा रही है, क्या नहीं? क्यों नहीं जाएंगे मिलने? तमाम मुसलमानों को जाना चाहिए। क्यों नहीं पुलिस स्टेशन के बाहर जाएंगे? भाई, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब गलत होते हुए हम देखेंगे, आपका जब रवैया दो होगा, आपका जब नजरिया दो होगा, देश की राजधानी दिल्ली में अगर लोग गाली एक समुदाय को दे रहे हैं और वो केंद्र में मंत्री बने हैं, तो हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे कि आप गिरफ्तार अनुराग ठाकुर को आपने क्यों नहीं किया? आपने कपिल मिश्रा को क्यों नहीं किया? आपने रागनी को क्यों नहीं किया? आपने प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं किया? आपने तेजस्वी सूर्या को क्यों नहीं किया? आपने गिरिराज को क्यों नहीं किया? हम ये सवाल भी नहीं उठाए। मतलब डेमोक्रेसी खत्म हो गया क्या? आप कहना क्या चाहते हैं साहब? डेमोक्रेसी है इस देश में, लोकतंत्र है इस देश में, और लोकतंत्र में हर एक नागरिक का यह अधिकार है कि वो अपनी बातों को रखे, सरकार तक पहुंचाए। सो हम सरकार को अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि भारत के अल्पसंख्यकों में कहीं ना कहीं अविश्वास का भाव जग रहा है। कोई संसद में खड़े हुए गाली दे रहा है
तो कोई स्टेज पे खड़े होकर बराबर आप यही अब आपने सवाल किया साहब, इतने देर के बाद पूरे भारत के लोगों ने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, दुनिया की तमाम चैनलों ने चलाया उसे। संसद के अंदर आप कहते हैं, क्या हुआ? वो संसद महोदय जेल चले गए क्या? मैं सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं आप थाने के सामने नारा लगा रहे थे। अरे साहब, ये सरकार अगर नहीं जागेगी और खुलेआम भेदभाव करेगी, आपका एक संसद, सम्मानित संसद, भारत की उस महापंचायत में जो जगह कोई उसे भारत का लोकतंत्र का मंदिर कहता है, मैं लोकतंत्र की सबसे बड़ी पाठशाला और महापंचायत कहता हूं, उस संसद भवन के अंदर कट्टा मुल्ला आतंकवादी, तू बाहर निकल, तुझे देख लूंगा, ये भी शब्द है, तू निकल मैं देखता हूं। क्या मतलब है साहब? और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। मैंने खुद संसद मार्ग थाने में एफआईआर कराया, मैंने खुद, और कई चैनलों ने चलाया उसे, कार्रवाई नहीं हुई। मैंने फिर एडिशनल उस पर रिमाइंडर डाला, कोई जवाब नहीं। तो अब मैं सवाल यह पैदा होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यह है मसला माहौल। इसलिए लोकतंत्र से प्रेम करने वाले लोगों से हम अपील कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, हम देश के उन लोगों से जो लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, जिनका डेमोक्रेसी पर बिलीव है, जो चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो, वो सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और सरकार के इस मानसिकता के खिलाफ, सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ मिलकर बोलने की जरूरत है। रथ यात्री आडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा है, क्या कहेंगे? अब ये इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो जिनको कहना चाहिए मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, धीरे धीरे उनका बयान भी आ रहा। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश में कि जिस व्यक्ति के यात्रा से कई हजार लोग मारे गए हों, जिस व्यक्ति के भाषण से कई हजार लोग मारे गए हों, अगर उन्हें भी भारत रत्न दिया जा रहा तो इनडायरेक्टली भारत का भविष्य और भविष्य का चेहरा भी सामने लाया जा रहा है। सरकार के भविष्य की योजनाओं को भी दिखाया जा रहा है कि देख लो और आगे क्या क्या अभी हो सकता है। अभी तो आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है, अभी जो है विनय कटियार जी को भी मिलेगा, उमा भारती जी को भी मिलेगा, साध्वी ऋतंबरा जी को भी मिलेगा, साध्वी प्राची को मिलेगा, अभी यति नरसिम्हानंद को मिलेगा, और जो मुसलमानों को मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, उस सब को भारत रत्न ही मिलेगा। हम तो कहते हैं कपिल मिश्रा को भी वो भारत रत्न दे दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।